नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य रहता है कि मैं बहुत कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। यही कारण है दोस्तों कि मेरा जो कंटेंट रहता है, लिखा हुआ रहता है और काफ़ी रिच कंटेंट रहता है दोस्तों। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न और इसके साथ आपको मिलेगा दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक एक कर हम सवाल को करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पृथ्वी और शुक्र ग्रह को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर। दोस्तों, ग्रहों की बात कर लेते हैं तो सूर्य से दूरी के अनुसार आपको सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, इसी तरह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून देखने को मिलता है। इन 8 ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, जबकि बाह्य ग्रह में आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को एवं पृथ्वी को सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। कहता है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। आंसर कीजिएगा जरा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। और ये जो दूरी होती है इसके दौरान 7% अधिक विकिरण जो है, सूर्य विकिरण, पृथ्वी को प्राप्त होता है। दोस्तों, अपसौर किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो इसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और यह दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। उपसौर आपको देखने को कब मिलता है दोस्तों? 3 जनवरी को देखने को मिलता है और अपसौर आपको 4 जुलाई को देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, MPPSC में पूछा गया सवाल है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चंद्रमा पर है। कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। चंद्रमा की बात कर लेते हैं तो ये पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो नोट कर लीजिएगा, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। और व्यास की बात कर लेते हैं तो 3,478 किलोमीटर इसका व्यास होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है आपको दिखाई दे रहा होगा काले रंग का, ठीक है, इसे ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। और यहीं पर 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना कदम रखा था, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है कहां पर है? आंसर कीजिएगा जरा। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है वो गीजर कहां पर है? कहां पर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में है। ओल्ड फेथफुल गीजर की बात कर लेते हैं तो ये बता चुका हूं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किस पार्क में है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में है और अमेरिका के व्योमिंग शहर में है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी डी वासवर्न द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 18 सितंबर 1870 को। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। काफ़ी आसान सा सवाल दिख रहा होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में है। एवरेस्ट की बात कर लेते हैं तो एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह वृहत हिमालय का भाग है। किसका भाग है? वृहत हिमालय का भाग है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में से चोमो लंगमा के नाम से जाना जाता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। यह वृहत हिमालय का भाग है जो कि विश्व में सबसे ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? बरखान का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? आपको यहां पर आंसर करना है दोस्तों। बरखान का निर्माण किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पवन के कारण होता है। बरखान क्या है दोस्तों? तो बरखान बालका स्तूप को कहा जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। इसका जिस तरफ पवन चलती है, जिस तरफ से पवन चलती है उस तरफ का ढाल मंद होता है और दूसरी तरफ पवन इस तरह से चल रही है, ये ढाल मंद है और दूसरी तरफ का ढाल कैसा रहता है? खड़ा रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ का ढाल जो है तेज रहता है, खड़ा रहता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बरखान का नामकरण किसने किया था तो नोट कर लीजिएगा, रूसी प्रकृति विज्ञानी अलेक्जेंडर वान मिडेडार्फ ने किया था,
ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक बरखान कहाँ पर देखने को मिलता है, नोट कर लीजिएगा, जोधपुर में देखने को मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। किस द्वीप से टकराकर दक्षिण विषुवतीय धारा दो धाराओं में यानी मोजाम्बिक और मेडागास्कर में विभक्त हो जाती है? किस द्वीप से टकराकर दक्षिण विषुवतीय धारा दो धाराओं मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज मेडागास्कर द्वीप से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दक्षिण विषुवतीय जलधारा का। ठीक है, तो हिंद महासागर में दक्षिण विषुवतीय धारा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये है दक्षिण विषुवतीय धारा। ये पश्चिम की ओर बढ़ती है और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मेडागास्कर द्वीप, और इसी से टकराकर दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, एक धारा को मोजाम्बिक धारा के नाम से जाना जाता है और दूसरी धारा मेडागास्कर के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर यह दोनों धाराएं मिल जाती है दोस्तों, और इसी धारा को क्या कहा जाता है? अलगुहास धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर कीजिएगा जरा। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज कांगो नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात को अब किस नाम से जाना जाता है? वयोमा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी मार्टन स्टैनली ने खोज की थी। किस देश में है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उत्तर की ओर जब बहती है तो पहली बार काटती है और फिर घूमकर दूसरी बार यह भूमध्य रेखा को काटती है। यानी कांगो जो है भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों। कहता है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज वोल्गा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा की बात कर लेते हैं तो यूरोप की एक नदी है। कहाँ से निकलती है? वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है? बता चुका हूँ, कैस्पियन सागर में गिरती है। चित्र में भी आइए देख लेते हैं। वोल्गा वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और फिर कहाँ बहती हुई कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। दोस्तों चक्रवात की बात कर लेते हैं तो यह एक विशाल निम्न दबाव का केंद्र होता है और इसमें तड़ित झंझावत उत्पन्न होती है और तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करती है। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 11,
का आंसर कीजिए दोस्तों। फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टाइफून कहा जाता है। टाइफून कहाँ पर आते हैं? पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। यहाँ से उठने के बाद ये जापान, ताइवान, फिलीपींस और पूर्वी चीन की तरफ बढ़ता है। क्लियर? इसके आगे जाने की स्पीड कितनी होती है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडल में होती हैं? आंसर कीजिएगा जरा। अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडल में होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्षोभ मंडल में होती है। कहां पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला परत है। ठीक है, सबसे निचला परत। और यहाँ पर आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध सभी मौसमी घटनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर। वहीं ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। इसके ऊपर की परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? समताप मंडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हवाएं जो हैं काफ़ी सम रहती हैं। और इन दोनों के बीच का जो लेयर रहता है उसे ट्रोपोपाज कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपाज कहा जाता है। समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल रहता है? मध्य मंडल। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जब उल्का पिंड गिरती है तो इसी मध्य मंडल से गुजरती है और गुजरते हुए जल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पार्कलैंड ब्राजील से सुमेलित नहीं है। दोस्तों, पार्कलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। क्लियर? आइए विश्व के अन्य घासों के मैदानों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पंपास। ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। एस्टेपीज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में आपको देखने को मिलता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड और न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटाबरी। ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का घास मैदान, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का, पुस्टेज हंगरी और पटाना श्रीलंका में आपको देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर कीजिएगा जरा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंडीज पर्वतमाला की पूर्वी ढाल पर पाई जाती है। एंडीज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका के किस ओर देखने को मिलता है? पश्चिम तट पर मिलता है, आपको दिख रहा होगा। इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है। कितनी है? 7000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चौड़ाई 200 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 4000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? 7 देशों से होकर गुजरती है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इसका विस्तार सबसे अधिक किस देश में है? चिली में है। एंडीज पर्वतमाला में ही आपको देखने को मिलेगा टीटीकाका झील और
इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? बेहतरीन सवालों का सिलसिला यहाँ पर जारी है दोस्तों। रिक्वेस्ट है कि सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। टुंड्रा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का बायोम है। टुंड्रा क्षेत्र के रेगिस्तान कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं और वर्ष भर यहाँ जो है बर्फ से ढके रहते हैं। सारा स्थान जो है बर्फ से ढका रहता है। वर्षा कैसी होती है? नाम मात्र की वर्षा होती है और धरती की सतह सदैव बर्फ की चादर से बिछी रहती है। यहाँ पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश में 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रोमानिया में। रोमानिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसके पश्चिम में आपको देखने को मिलता है हंगरी और सर्बिया। उत्तर पूर्व में यूक्रेन और मालदोवा और दक्षिण में यह किसके साथ घिरा है? बुल्गारिया के साथ घिरा हुआ है। ठीक है। इसके पूर्व की ओर आपको देखने को मिलता है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए दोस्तों। रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? रबर की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होना आवश्यक है। रबड़ के वृक्ष की बात कर लेते हैं तो यह भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन और श्रीलंका इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि रबर उत्पादन में भारत का स्थान केवा है? चौथा है, लेकिन घरेलू खपत यहाँ पर ज़्यादा है, इसके कारण भारत इसका क्या करता है? आयात करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए दोस्तों। ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेयरी पदार्थ और मांस के लिए प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माओरी के नाम से जाना जाता है। जापान के जनजाति को क्या कहा जाता है? एनु। मसाई आपको केनिया में देखने को मिलता है। एवरजिनस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है और माओरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जावा द्वीप है। दोस्तों इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं तो यह छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर कुल 17,000 द्वीप है यहाँ पे। इसमें मुख्य द्वीप कौन कौन है? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी जिसे सेलेविज के नाम से भी जाना जाता है और न्यू गिनी शामिल है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, मालागासी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मेडागास्कर। सिलोन किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? श्रीलंका का प्राचीन नाम है और श्रीलंका नाम कब रखा गया? 1972 में। इसी तरह श्याम जो है
थाईलैंड का पुराना नाम है। थाईलैंड कब रखा गया? 1948 में। मालागासी मेडागास्कर का पुराना नाम है। शैगान होची मिन सिटी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वैंकूवर से हैलीफैक्स के बीच चलती है। इस रेलवे का स्वामित्व किसके पास है? कनाडियन पैसिफिक रेलवे लिमिटेड के पास है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। क्वेश्चन नंबर 23 स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 15 घंटे लगता है। स्वेज नहर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह कृत्रिम रूप से बनाया गया नहर है और मिस्र के सिनाई प्रांत को अलग करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये सिनाई प्रांत है। ठीक है दोस्तों, मिस्र जो है मुख्य रूप से अफ्रीका में पड़ता है, लेकिन इसका सिनाई प्रांत जो है कहाँ पर है? एशिया में है। ठीक है, स्वेज नहर किसे अलग करता है? अफ्रीका और एशिया को, और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इस नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। किसके द्वारा यह करवाया गया था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा करवाया गया था। और वर्तमान में इस पर किसका नियंत्रण है? मिस्र देश का नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर लीजिए। सहारा मरुस्थल निम्न में से किस देश में नहीं फैला हुआ है? किस देश में नहीं फैला हुआ है दोस्तों? अल्जीरिया में है, चाड में है, माली में भी आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कांगो गणराज्य में नहीं फैला हुआ है। सहारा कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, नाइजर, चाड आपको मिल रहा होगा देखने को, सूडान, मिस्र यानी इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को। इन 11 देशों से में सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 25 इस सेशन का अंतिम प्रश्न होना चाहिए। सेनकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चीन और जापान के बीच है। दोस्तों सेनकाकू द्वीप की बात कर लेते हैं तो जापान में इसे क्या कहा जाता है? सेनकाकू कहा जाता है। चीन में इसे दियायू कहा जाता है और हांगकांग में क्या कहा जाता है? तियायू कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 7 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा ये शिकोकू द्वीप है, आपका होक्काइडो, सबसे बड़ा द्वीप होन्शू, शिकोकू और उसके बाद क्यूशू। ठीक है, इसमें जापान का कहना है दोस्तों कि जो शिकोकू द्वीप है सोटो द्वीप का हिस्सा है और सोटो द्वीप जापान के अधिकार में है, इसलिए शिकोकू पर भी जापान का स्वामित्व होना चाहिए। इसी प्रकार चीन का क्या मत है? चीन का मत है कि यह द्वीप जो है, शिकोकू द्वीप जो है, प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन काल से ताइवान का हिस्सा है और ताइवान पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। यही कारण है कि चीन शिकोकू द्वीप पर दावा करता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।